हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी रणथंभौर दुर्ग के पहले साके पर और राजस्थान इतिहास के पहले साके पर। दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और रावल रतन सिंह मेवाड़ के इतिहास पर। चलो चलते हैं सभी को लेकर के ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो दुर्गों की श्रेणी में, गृह श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई है ना, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ऊंचाई है वो 1810 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कुल क्षेत्रफल है वो 28 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि 13 किलोमीटर है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की परिधि है जो 13 किलोमीटर है चारों तरफ से। उसी प्रकार हम यहाँ आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम चित्रकूट दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, जो मैसा के पठार पे स्थित है। जिस पहाड़ी पर यह बना हुआ है वो मैसा का पठार है। यह गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। यानी गंभीरी और बेड़च नदी है उनके किनारे पर स्थित है। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रथम दरवाजा है जो पाड़नपोल कहलाता है। प्रथम दरवाजा क्या है? पाड़नपोल। एक सेकंड। प्रथम दरवाजा है पाड़नपोल और दूसरा दरवाजा है रामपोल। पहला दरवाजा पाड़नपोल और दूसरा दरवाजा रामपोल के नाम से जाना जाता है। इसी के बारे में कहा गया है कि गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफ़ी बड़ा है और इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लंबाई और चौड़ाई इतनी इसके अंदर जगह है कि इसके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर खेती भी की जाती है। चलो मैं यहाँ से आपको आगे लेकर के चलता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ गया ना। देखो, मैं अभी कह रहा था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा राजस्थान का दुर्ग है जिसके अंदर कृषि की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दूसरा लिविंग फोर्ट है वो सोनारगढ़ है जैसलमेर में। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग रह सकते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम है राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। और गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, क्योंकि गुजरात और जो मध्य प्रदेश का मालवा का एरिया है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग से होकर के ही उधर का रास्ता है, इसलिए इसको मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक साके हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए। अब हम बात करते हैं शाका। साका क्या होता है? साका होता है युद्ध, केसरिया व जौहर दोनों होना। अब आप बात करोगे केसरिया क्या होता है? केसरिया होता है युद्ध में राजा का शहीद हो जाना, और जौहर होता है युद्ध में रानियों का आग में कूद कर या पानी में कूद करके जान दे देना। यानी कि रानियों ने जौहर कर लिया और राजा ने केसरिया किया, और ये दोनों के जो कंबाइंड होता है, कंबाइंड, तो वो साका कहलाता है। दोनों का कंबाइंड साका कहलाता है। चलो आगे ले चलते हैं हम। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 एक साल तक ही चित्तौड़ के शासक रहे, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक चित्तौड़गढ़ के शासक रहे। 1296 से 1316 तक, और ये सिर्फ एक साल तक ही रहे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका जो युद्ध होने के कुछ कारण थे कि क्यों हुआ है ना, उन पे बात कर लेते हैं हम। एक तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, एके जो, इसको मैं एके कहता हूँ है ना, आप एक बार ध्यान रखिएगा। एके जो था, एके जो था एक साम्राज्यवादी नीति का शासक था।
साम्राज्यवादी नीति समझते हैं कि ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये था, ये दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दक्षिण में भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा। और तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि जो साम्राज्यवादी नीति का शासक है तो वो साम्राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध तो करेगा, आसानी से तो कोई अपना राज्य देता नहीं है। या इससे आगे हम बात करें, चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व भी है, सामरिक या व्यापारिक महत्व। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक या व्यापारिक महत्व है। चित्तौड़गढ़ के सामरिक या व्यापारिक महत्व की हम बात करते हैं तो अब ये लोग है ना, दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा, कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा, ये सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आते ही वो मालवा और गुजरात को जीतना चाहता था, मालवा और गुजरात पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए ये अब एके भी यही चाहता था कि हमें गुजरात और मालवा पर अधिकार करना है। तो गुजरात और मालवा पर अधिकार करने के लिए रास्ते में आता था हमारा चित्तौड़गढ़। रास्ते में क्या आता था हमारा? चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ हमारा रास्ते में आता था तो एक ही ये चाहता था अलाउद्दीन खिलजी कि चित्तौड़गढ़ को जीत करके और हमारा रास्ता मालवा जाने का और गुजरात जाने का साफ हो जाए। तो एक तो सीधी बात है वो ये चाहता था। दूसरा एक और कारण क्या था कि एक बार ये गुजरात अभियान पर जा रहा था, अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात अभियान पर जा रहा था। तो जो रावल रतन सिंह के पिताजी थे समर सिंह। इन्होंने इसको चित्तौड़ की सीमा से निकलने के लिए मना कर दिया। तो समर सिंह जी ने मना कर दिया कि भाई हम अपने राज्य में होकर नहीं निकलने देंगे आपको मालवा के लिए या गुजरात के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे कहा कि भाई निकल जाने दो। तो समर सिंह जी ने इनको कहा कि हम निकल जाने लेंगे, लेकिन शर्त है कि हम यहाँ पर टैक्स लेंगे। जैसे अपन रोड पे जाते हैं ना तो वहाँ भी निकलने का टैक्स लगता है, कि हम इसका टैक्स वसूलेंगे। तो खिलजी ने कहा देखो भाई टैक्स वैक्स तो वसूल लो, लेकिन मैं जैसे ही वापस आऊँगा तो फिर आप लोगों को उल्टा मुझे टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने समर सिंह जी ने कहा कि बहुत सारी बात की बातें हैं, हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज निकलने के लिए हमें टैक्स चाहिए। तो उससे उन्होंने टैक्स वसूला समर सिंह जी ने। तो एक कारण ये भी था, 1 2 3। और एक कारण कुछ बताते हैं, ये छोटा सा कारण है कि रानी पद्मिनी की वजह से हुआ। रानी पद्मिनी की वजह से ये छोटा सा कारण है, कुछ लेकर इसको मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रानी पद्मिनी की। रानी पद्मिनी जो थी सिंघल द्वीप, ये श्रीलंका जिसको वर्तमान में कहते हैं, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। गंधर्वसेन जो सिंघल द्वीप के राजा थे और सिंघल द्वीप के राजा की जो रानी थी चंपावती, उनकी पुत्री थी रानी पद्मिनी। एक दिन क्या हुआ कि पूरी कथा कहानियाँ हैं ये, कि बताया जाता है कि एक दिन जो एक हीरामन तोता ने इनको बताया कि सिंघल द्वीप की एक ऐसी राजकुमारी है जो बहुत ही सुंदर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये वहाँ पर चले गए सिंघल द्वीप के लिए रावल रतन सिंह। वहाँ जा कर के इन्होंने रानी के बारे में पता किया और गंधर्व सेन के दरबार में पहुँच जाते, ये पूरी है जैसा शायद आपने सुना होगा, ये पूरी कहानी है। तो वहाँ पर एक दिन इन्होंने ये संत बन करके गंधर्व सेन के दरबार में पहुँच गए। तो गंधर्व सेन ने इनको देखा कि तो पूछा कि भाई आप कहाँ के हो, कैसे हो? लगते तो नहीं हो कि आप संत हो या साधु हो, ऐसा लगते तो ऐसे हो जैसे कहीं के राजा हो। तो रतन सिंह ने कहा कि आपने सही कहा है, मैं मेवाड़ चित्तौड़ का राजा हूँ। चित्तौड़गढ़ का अभी तक के पूरे उसमें इतिहास में रहा है कि चित्तौड़गढ़ का एक बहुत बड़ा नाम था। तो चित्तौड़गढ़ का इतना बड़ा नाम सुना तो राजा ने कहा कि ये तो हमारा अहोभाग्य है कि चित्तौड़गढ़ का राजा हमारी राजकुमारी से ब्याह या शादी करना चाहता है। तो ये वहाँ से ना तो पद्मिनी के साथ इनकी शादी हो गई। लेकिन अब आगे चलते हैं। अब ये शादी हो गई, उसके बाद में रावल रतन सिंह ये रानी पद्मिनी के साथ जो शादी हुई तो महाराज के रावल रतन सिंह के साथ
तो वहाँ से दो लोग साथ आए, एक तो गोरा और एक बादल। गोरा बादल वहाँ से साथ आए और यहाँ इसका दरबार में एक पंडित था, राघव चेतन, रावल रतन सिंह के दरबार में, चित्तौड़ दरबार में। तो एक दिन उसने रानी पद्मिनी को देखा, तो पद्मिनी को देखने के बाद वो मूर्छित होकर के गिर गया, ऐसा बताया, इतिहासकार बताते हैं। वो मूर्छित होकर के गिर गया, बेहोश हो गया। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि भाई वो मेरी रानी है, आपकी उसके प्रति ऐसी नज़र कैसे है? तो रावल रतन सिंह ने उसको चित्तौड़ से निकाल दिया। रावल रतन सिंह ने उसको जैसे ही चित्तौड़ से निकाला तो वो सीधा पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसने पूरी पद्मिनी के बारे में खिलजी को बताया। तो खिलजी ने कहा कि चलो जाके देखते हैं। तो खिलजी चित्तौड़ आया। चित्तौड़ आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को कहा, तो इसको वहाँ वो पानी में दिखाई दी रानी पद्मिनी, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किनारे एक तालाब बना हुआ था, उसमें उसको परछाई दिखाई दी, ऐसा ये इतिहासकार बताते हैं। दिखाई दी तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई ये मेरे को रानी पद्मिनी चाहिए। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि भाई ऐसे कैसे दे दूंगा, वो मेरी रानी है, कि मैं तो लूँगा, ज़बरदस्ती लूँगा, छीन के ले लूँगा। तो ये कहने के बाद अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली, उसके बाद रावल रतन सिंह से युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को पकड़ करके किडनैप करके और दिल्ली ले गया। अब बात करते हैं आगे। जैसे रावल रतन सिंह पकड़ करके दिल्ली ले गया, दिल्ली ले जाने के बाद जैसे पद्मिनी को पता चला कि रतन सिंह को पकड़ करके ले जाया गया है, तो रतन सिंह को छुड़ाने की योजना पद्मिनी ने बनाई। पद्मिनी ने रतन सिंह को छुड़ाने की तो गोरा बादल से कहा। गोरा बादल ने कहा कि आप ये संदेशा भिजवा दीजिए कि रानी पद्मिनी आएंगी, और आएंगी तो जरूर, लेकिन क्या है कि रावल रतन सिंह को छोड़ने के पीछे उसने एक शर्त रखी कि रानी पद्मिनी आ जाए और मैं उसको इधर रख लूँगा और रावल रतन सिंह को मैं इधर से छोड़ दूँगा। तो गोरा बादल ने ये योजना बनाई और उससे कह देना कि रानी पद्मिनी के साथ साथ यहाँ की दासियाँ भी आएंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ये तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से गोरा बादल और ये अलाउद्दीन खिलजी के पास रावल रतन सिंह को छुड़ाने के लिए चले। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि वहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली में इनका युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली में इनका युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में ये गोरा तो उस युद्ध में शहीद हो गए, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं। कुछ कहते हैं कि शहीद नहीं हुए थे, वहाँ से गायब हो गए थे, है ना, और बादल अकेले बचे। तो रावल रतन सिंह को छुड़ा करके बादल और वहाँ से लेकर के वापस चित्तौड़ आ गए। भाई जैसे ही चित्तौड़ के लिए आए लेकर के, तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ मानने वाला था, वो पीछे ही आ गया और उसने चित्तौड़ की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। चित्तौड़ की घेराबंदी कर दी उसने। तो रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ को बंद करवा दिया और 8 महीने तक ये सब लोग चित्तौड़ के अंदर ही रहे। लेकिन चित्तौड़ के अंदर ये 8 महीने तक तो रहे, 8 महीने तक चित्तौड़ के अंदर तो रहे, लेकिन 8 महीने के अंदर चित्तौड़ के अंदर से सारा खाना पीना और सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई। तो और अलाउद्दीन खिलजी 8 महीने तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर डेरा डाल के बैठा रहा। उसके बाद क्या था कि उसके बाद यह था कि रावल रतन सिंह ने आखिर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह और ये गोरा बादल ये सब लोग ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने 25 अगस्त 1303 को जौहर किया। तो ये है मेवाड़ का प्रथम शाखा 25 अगस्त 1303 को हुआ। गोरा बादल तथा रतन सिंह ने केसरिया किया। अब 25 अगस्त 1303 को मेवाड़ इतिहास का पहला शाखा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ और ये पहला शाखा हो गया। तो मेवाड़ इतिहास का पहला अलाउद्दीन ये ना बड़ा ही ढीठ आदमी था। जिस चीज़ के बारे में ठान लेता था वो करने का दिल करता था वो।
और इसमें कुल इसने 30,000 निर्दोष लोगों को अलाउद्दीन ने कटवाया। निर्दोष 30,000 निर्दोष लोग ऐसे थे जो रानी पद्मिनी के जौहर वाला जो प्रथम साका हुआ था, जिसमें 30,000 निर्दोष लोगों का इसने नरसंहार करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बड़ा ही घाघ आदमी था, बहुत खराब था। इसने कटवाया और उसके बाद में चित्तौड़ जीतने के बाद इसने अपने पुत्र चित्तौड़गढ़ को खिज्र खां, इसका पुत्र था खिज्र खां को सौंप दिया। किसका, यदि यह पूछ लेता है कि खिज्र खां को सौंपा, और इसी कारण से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिज्र खां की वजह से ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिज्राबाद रखा इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये है मेवाड़ इतिहास का पहला साका। और राजस्थान का पहला साका तो हमने पढ़ा था, वो जो रणथंभौर दुर्ग में रणथंभौर में हमीर देव ने केसरिया किया और रानी रंगदेवी ने जौहर किया था 11 जुलाई 1301 को। और ये 25 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला साका और मेवाड़ इतिहास का पहला साका हुआ। ठीक है, सभी को नमस्कार। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें और कमेंट भी अवश्य कर दें। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।